हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर एम के झा स्वागत करता हूं आपका जीनियस फिजिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 को देखेंगे और हम आज 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए दोस्तों, तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सेट है, इसे हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा विभव भी के बीच संबंध है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और विभव भी के बीच संबंध होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता क्या होगी। दोस्तों, हमको पता है कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने में हम लोग 1/1 करते हैं, मतलब 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो इस तरीके से 3/c हो जाएगा, और जब इसको उल्टा करेंगे तो परिणामी धारिता होगी C/3। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा C/3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है P वेक्टर आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखने पर लगने वाला टॉर्क है। दोस्तों, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण जिसे हम लोग कहते हैं, माफ करिएगा, बल युग्म आघूर्ण। तो टॉर्क का हमने फॉर्मूला पर है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, मतलब टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है पी वेक्टर आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखने में किया गया कार्य है। दोस्तों, हमने पढ़ा रखा है आपको, आप लोग जानते भी होंगे शायद, कि कार्य एक अदिश राशि है और पी वेक्टर आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखने में किया गया जो कार्य होता है वो होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PE1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 अगला है पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखने पर संचित स्थितिज ऊर्जा है। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश है। दोस्तों, संधारित्र में हमने आपको पढ़ाया है कि संधारित्र के दो प्लेट होते हैं। पहला प्लेट जिसका विभव उच्च होता है जो इस फिगर में Y है, दूसरा प्लेट जिसका विभव निम्न होता है जो X है। तो इस तरीके से जो उच्च विभव की तरफ होगा वो प्राथमिक प्लेट होगा, उस पर धनावेश होगा। जो निम्न विभव की ओर होगा वो द्वितीयक प्लेट होगा और उस पर ऋणावेश होगा। अब इस तरीके से जब हम आवेश निकालते हैं तो आवेश का फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी भी, जहाँ C धारिता है और भी विभव है। इस तरह से जब हम C का वैल्यू रखते हैं, C का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड और V का वैल्यू, V पोटेंशियल डिफरेंस है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा Q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। दोस्तों, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फेराड होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फेराड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम डाला जाए तो धारिता। दोस्तों, संधारित्र के प्लेटों के बीच जब कोई दूसरा मीडियम हम डालते हैं तो विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। इस तरीके से राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल होगा। दोस्तों, अगर विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल yz तल में होगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर बी होगा, yz तल में, yz तल में हमारा राइट आंसर yz तल में होगा। ध्यान रहे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की दिशा और समविभवी तल का जो दिशा होता है वो दोनों मिलकर के ना x y z तीनों पूरा करता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र x की दिशा में है तो समविभवी yz में होगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है वान डी ग्राफ जनित्र उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ जनित्र उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है, राइट आंसर बी। वान डी ग्राफ जनित्र से हम लोग उच्च विभवांतर प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के लिए निम्न में से क्या अचर है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चालक की धारिता हमेशा कांस्टेंट यानी कि अचर होती है और धारिता का सूत्र होता है धारिता बराबर आवेश बटा विभव। इस तरीके से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संधारित्र में संचित ऊर्जा है। दोस्तों, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है U इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर।
जहाँ सी धारिता और भी विभवांतर है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा। दोस्तों यहाँ पे हमको C का वैल्यू दिया गया है 50 माइक्रोफेराड C, और B का वैल्यू दिया गया है 10 वोल्ट। दोस्तों माइक्रोफेराड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो 50 माइक्रोफेराड को हम लोग लिख सकते हैं 50 गुणा 10⁻⁻6 फेराड, और भी का वैल्यू 10 वोल्ट दिया गया है। इस तरीके से हम आवेश निकाल सकते हैं। आवेश का फॉर्मूला होता है Q = C × V। Q = C × V। उस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर आता है 500 × 10⁻⁻6, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि C1 तथा C2 दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल धारिता है। दोस्तों समांतर क्रम में जब संधारित्र जुड़ते हैं तब उनकी धारिताओं को सीधे सीधे जोड़ा जाता है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C1 + C2। अगला क्वेश्चन है, यदि C1 तथा C2 दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल धारिता है। दोस्तों जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उसकी कुल धारिता C1 × C2 C1 + C2 यानी कि ऑप्शन ए हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। दोस्तों इसका एक ट्रिक आता है। बड़े बूंद की धारिता हम निकालते हैं। बड़े बूंद की धारिता जो होता है ना C = छोटे बूंद की धारिता इंटू बूंदों की संख्या का पावर 1/3 × 1/3। दोस्तों हम जानते हैं कि 64 का पावर अगर हम 1/3 करेंगे अर्थात 64 का घनमूल 4 होता है, और छोटे बूंद की धारिता 5 है, तो 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 20 माइक्रोफेराड। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 माइक्रोफेराड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलॉमीटर होता है, कूलॉमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर है अपना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि -2 माइक्रोकूलॉम तथा 2 माइक्रोकूलॉम परिमाण के दो आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हों तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के आवेश और दोनों आवेशों के बीच विस्थापन का गुणनफल होता है। तो 2 माइक्रोकूलॉम यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलॉम, और आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 × 10⁻2 मीटर है। इस तरीके से जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा राइट आंसर आता है ऑप्शन बी, 4 × 10⁻8 किलोमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, राइट आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जब हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग देते हैं तो लगभग 1.8 × 10⁻11 कूलॉम पर केजी प्राप्त होता है। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, R त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक पर यदि Q आवेश दिया जाए तो अंदर विभव होगा। दोस्तों किसी गोलीय चालक पर जब हम आवेश देते हैं, खास करके उसकी सतह पर जब हम आवेश देते हैं तो उसके अंदर विद्युत विभव का मान सतह के विभव के बराबर होता है, और हम जानते हैं कि सतह पर विभव का मान जो है 1/4πε0 Q/R होगा। इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आवेशित चालक के अंदर विद्युत विभव का जो मान होता है वो हमेशा हर जगह पे सेम होने के कारण विद्युत विभव के मान में अंदर कोई परिवर्तन होता नहीं है, अर्थात विभव प्रवणता 0 होती है। यही कारण है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। तो दोस्तों तीव्रता 0 होता है लेकिन विभव 0 नहीं होता है, विभव गोलीय चालक के सतह के बराबर होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि v = x² - 9x तो x = 2 मीटर पर विद्युत तीव्रता है। दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में एक संबंध होता है। विद्युत विभव और तीव्रता में संबंध ये है, विद्युत विभव और तीव्रता में एक संबंध है E = -dV/dx। E = -dV/dx ये संबंध है। जब हम v को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी कि अवकलन करते हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो हमको विद्युत तीव्रता प्राप्त होता है। अब जब हम x² - 9x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x और 9x का डिफ्रेंशिएशन होगा 9, 2x - 9, और उसमें जब माइनस लगाते हैं हम लोग तो 9 - 2x मिलेगा। और जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 9 - 2x में जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 - 4 मिलेगा जो कि 5 के इक्वल होता है।
तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आएगा 5 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि x दूरी पर किसी द्विध्रुव के कारण विभव भी है तो आघूर्ण और आघूर्ण P है, तो एक रिलेशनशिप होता है विद्युत विभव और आघूर्ण के बीच, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, इसलिए अपना राइट आंसर 22 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निरक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण विभव है। दोस्तों निरक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण विभव का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य एक तरह की विद्युत तीव्रता है, इसलिए उसका एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है या फिर न्यूटन पर कूलम होता है, इसलिए अपना राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि आर दूरी पर किसी द्विध्रुव का विभव भी है तो उतनी ही दूरी पर विद्युत आर दूरी पर किसी द्विध्रुव का विभव भी है तो उतनी ही दूरी पर विद्युत विभव होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 20 माइक्रोफेराड धारिता के संधारित्र को 12 वोल्ट पर आवेशित किया जाए तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों हमने पढ़ाया आपको U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम C का वैल्यू रखेंगे 20 माइक्रोफेराड यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻6 फेराड और V का वैल्यू रखेंगे 12। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 144 इंटू 10⁻⁻4 जूल। राइट आंसर ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, 27 एक वन लाइनर है, एक वन लाइनर स्टेटमेंट है। एक मानक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू, एक मानक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वो भी एक वन लाइनर पॉइंट है। यदि उनके प्लेटों के बीच कोई इप्सिलॉन नॉट परावैद्युत माध्यम का कोई माध्यम डाला जाए तो धारिता C इज इक्वल टू इप्सिलॉन R इप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाता है। मतलब अगर वायु है तो इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और अगर कोई दूसरा माध्यम है जिसकी आपेक्षिक परावैद्युतता इप्सिलॉन R है तो इप्सिलॉन R इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है दोस्तों, अगला 29 है, गोलीय संधारित्र की धारिता। अब गोलीय संधारित्र की धारिता में दो कंडीशन, जब बाहरी गोला अर्थिड हो यानी कि भूधृत हो, अर्थिंग दिया हुआ हो, जब बाहरी गोले का अर्थिंग दिया हुआ हो तब C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, जहाँ R2 का वैल्यू ज़्यादा और R1 का वैल्यू कम है, मतलब R2 बड़ा गोला है और R1 छोटा गोला है। और दूसरा केस है जब भीतरी गोला भूधृत हो यानी कि भीतरी गोला अर्थिड हो तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। R त्रिज्या के गोले की धारिता है, R त्रिज्या के गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता है। दोस्तों ये भी एक वन लाइनर पॉइंट है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन 2.303 log R2 बाई R1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल। दोस्तों संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, A क्षेत्रफल है और एप्सिलॉन नॉट क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R क्यू होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता है। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यू, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण R दूरी पर विद्युत तीव्रता E है तो विभव क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर होता है और विद्युत तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यू होता है। तो इस तरीके से हमारा जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा 2E अपॉन R, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभवी तल के लंबवत होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु पर विभव 6 वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां लाने में किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू VQ एक फॉर्मूला होता है, जहां V विभव है और Q आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक विभव में लाने में किया गया कार्य को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इस तरीके से 6 वोल्ट में लाने में किया गया कार्य 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव के विक्षेपण में किए गए कार्य का अधिकतम मान है। दोस्तों द्विध्रुव के विक्षेपण में जो किया गया कार्य होता है W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा।
दोस्तों हम जानते हैं कि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 है, 1 माइनस -1 अर्थात 2। इस तरीके से किया गया अधिकतम कार्य जो होता है वो 2PE होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है। दोस्तों अदिश राशि विद्युत विभव है, धारिता, तीव्रता, कार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अदिश राशि। निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है। दोस्तों अदिश राशि नहीं मतलब सदिश राशि, तो विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और एक वन लाइनर पॉइंट है, 1 किलोमीटर जो है ना वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। उसका जो वैल्यू है 3 × 10⁻29 डेवाई के इक्वल होता है। दोस्तों डेवाई भी एक एसआई यूनिट, डेवाई भी एक यूनिट होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों धन्यवाद।